नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि आगामी यूजीसी नेट री एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही में प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्व मूल्यांकन के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में और कितनी सही तरीके से हो रही है। तो इसी दृष्टिकोण से हम आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट लाते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हुए उन नए प्रश्नों से जरूर परिचित हों, जो कि आपको एग्जाम में लीड दिला सकते हैं या फिर आगे रख सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर सवाल पूछा गया, स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है चर्च एंड स्टेट, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने कहाँ पर पढ़ा था कि स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है। इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स नाम की जो रचना है, जिसके रचनाकार के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दोनों ने मिलकर एक कविता संग्रह प्रकाशित किया। 1798 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ, फिर 1800 ईस्वी में हुआ, फिर 1802 ईस्वी में हुआ। कुल मिलाकर इस रचना का संस्करण 3 निकाला गया, और इस रचना को प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, पहले तो लिरिकल बैलेट्स नाम से कविता संग्रह निकाला गया, लेकिन फिर उसी पर निबंध लिखा गया जिसका नाम पड़ा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिसमें वर्ड्सवर्थ का नाम प्रमुखता से आता है। तो ये सभी तथ्य आपके भी मन मस्तिष्क में आने चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है क्रोचे, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लोनजाइनस। तो ऊपर के प्रश्न में आपने देखा कि ये विकल्प के तौर पर आया हुआ था, और यहाँ पर सीधे प्रश्न के तौर पर पूछ लिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि जी मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ था, ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स की रचना है। ये वही आई ए रिचर्ड्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़कर देखने का प्रयास किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि लगभग परीक्षाओं में आई ए रिचर्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी आप एग्जाम में जाइए आई ए रिचर्ड्स को एक बार जरूर ध्यान में रख कर जाइए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि नई समीक्षा का जनक माना गया है। ऑप्शन दिया गया लोनजाइनस, सुकरात, हीगेल, आई ए रिचर्ड्स। तो नई समीक्षा का जनक किसको माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आई ए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा ही घुमावदार प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है धूर्त रसिक लाल, एक अजान सौ सुजान, निस्सहाय हिंदू, 100 अजान एक सुजान। इसलिए प्रश्न को मैंने घुमावदार बोला है, क्योंकि जब मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा था तो पूरा प्रश्न पत्र मैंने हल किया, इसके बाद देखने का प्रयास किया कि कहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स है और आपको एग्जाम में ध्यान में रखने की जरूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का कोई न कोई ऐसा उपन्यास है जिसमें अजान और सुजान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए शीर्षक को घुमा दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप जान रहे हैं कि धूर्त रसिक लाल और निस्सहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नहीं है, लेकिन एक अजान सौ सुजान या 100 अजान एक सुजान में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? आपका दिमाग जरूर चकराया होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अपने नोटबुक और ऑनलाइन किताबों को उलटना पलटना भी शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा था। तो आप इस प्रश्न के बहाने रचनाओं के शीर्षकों को जरूर अच्छे से ध्यान में रख के जाइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 अजान एक सुजान इनके उपन्यास का नाम है। बाकी जो भी 2 उपन्यास हैं उसमें आप देख रहे हैं कि धूर्त रसिक लाल के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है लज्जा राम मेहता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लज्जा राम मेहता का है धूर्त रसिक लाल। और निस्सहाय हिंदू नाम का जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनका नाम याद रखिए। बाकी रचनाओं के शीर्षकों को एकदम से क्लियर करके जाइए, कभी कभी वही घातक साबित होने लगते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अब्र नाम से उर्दू में कविताएं
किसने लिखी हैं? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। अब्र नाम से किसने लिखा? आपका दिमाग जरूर दौड़ रहा होगा कि हाँ हमने इसको कहीं पढ़ा था। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी है कि ये जब उर्दू में लिखा करते थे तो किस उपनाम से लिखते थे। ऑलरेडी मैं कई प्रैक्टिस सेट में पूछ चुका हूं, यहाँ पर भी आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे, या फिर एक उपनाम से कविता लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, शंभु गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मण प्रसाद गुप्त। तो लगातार आप देख रहे हैं कि गुप्त गुप्त जी लोगों का इनाम है। इसमें आपको बताना है कि आखिरकार असली गुप्त कौन है जिन्होंने कि मौर्य विजय खंड काव्य। आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मौर्य विजय किस तरीके का काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, क्या है। तो मौर्य विजय आप देख रहे हैं कि खंड काव्य की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। इन्होंने लिखा मौर्य विजय खंड काव्य। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है, पूछा गया कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया सरस्वती, हंस, जागरण, कल्याण। तो जो ये निबंध है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरस्वती, जो हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर जिसको माना जाता है, उसी में इस निबंध का प्रकाशन हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, उर्दू। हिंद स्वराज जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया है कि किस भाषा में, मूल भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजराती। वैसे भी हमने यूजीसी नेट के यूनिट 4 के अंतर्गत इस तरीके के प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया, यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया 1915, 1921, 1922, 1919। यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, यानी पहला अंक कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि सन 1919 ईस्वी में इस पत्रिका का या फिर इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे। ऑप्शन दिया गया मजदूर, सूबेदार, नेता, किसान। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जिस अंबेडकर जी को हम जानते हैं उनके पिताजी पेशे से क्या थे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि वो पेशे से सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर के पिताजी उस समय जो भी महाराष्ट्र में था वहां पर सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, अक्सर पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पीएचडी कहाँ से कंप्लीट की हुई थी। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखा होगा। यहाँ पर नए तरीके से सवाल पूछा गया कि उनके पिताजी किस पद पे कार्यरत थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया वीर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है हिंदू बनाम हिंदू। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आखिरकार उत्तर आधुनिकता के संबंध में कौन सी बात या कथन है वो सही नहीं है। तो हमें बताना है। आपका दिमाग भी यहाँ पर दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर उत्तर आधुनिकता में, कि यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है। ये कथन क्या है, सही है। यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, यह भी क्या है, सही है। यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह भी कथन क्या है, सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बात कही गई कि यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है, यह बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन है। उत्तर आधुनिकतावाद में खास तौर से कई चीजों के अंत की बात की गई, यहाँ तक कि ईश्वर के अंत की बात, विचारधाराओं के अंत की बात, इतिहास के अंत की बात भी की गई। और किसी खास
जिसको हम बोलते हैं कि सत्ता या फिर केंद्र की बात को भी ध्वस्त किया गया है। जैसे वर्तमान समय में अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं तो उत्तर आधुनिकता का एक खास उदाहरण है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जिसके पास पैसा है, वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्न। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर अस्तित्ववादी दार्शनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया कि कौन है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन दिया गया किरकेगार्ड, कार्ल जास्पर्स, गैब्रियल मार्शल, जॉन पॉल सार्त्र। तो एक चीज तो आप ध्यान में रखिए कि जितने नाम दिए गए हैं वो सब किस वाद से संबंधित है, अस्तित्ववाद से रिलेटेड है। हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न दिखाई पड़ जाए। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, जॉन पॉल सार्त्र नाम के जो अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, उनका था कि ईश्वर में वो विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी वहां पर उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली हुई थी। ऑप्शन दिया गया है शिव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो देख रहे हैं कि आधुनिक काल में भी संप्रदायों का प्रचलन था और भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन सा संप्रदाय था वो? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वल्लभ संप्रदाय से उनका संबंध था। भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है। ऑप्शन दिया गया बिहारी, जयसी, घनानंद, विद्यापति। तो सुजान हित किस कवि से जुड़ा हुआ है या फिर उनकी कविताओं की मूल विशेषताएं उसमें छिपी हुई हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, घनानंद। अति सुदो सन्य को मार्ग है, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं। ये सुजान हित घनानंद से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया 1950, 1952, 1958, 1954। तो दूसरा सप्तक की जब भी बात की जाती है तो ख्याल आता है कि 4 सप्तक थे जिनका संपादन अज्ञे ने किया था। ठीक है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इन सप्तकों में जो भी 7 कवि हैं उनको बिल्कुल आप क्लियर करके रखिए कि कौन किस सप्तक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नियरेस्ट आंसर होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए था 1951, लेकिन यहाँ पर सही जवाब हो गया 1952। जो नियरेस्ट है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, आपके मन में आ सकता है कि सर 1950 क्यों नहीं, तो 1951 आप एक कदम आगे ही बढ़ के देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा सप्तक प्रकाशन, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1943 हुआ, फिर 1951 हुआ, फिर 1959 हुआ, फिर 1979 हुआ, इस तरीके से इनका प्रकाशन हुआ है। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कामायनी का कौन सा सर्ग है जो कि छठा सर्ग के नाम से इसमें है। ठीक है, तो इसके बहाने आपके मन मस्तिष्क में कामायनी के 15 सर्गों के शीर्षक आ जाने चाहिए। इस पर हमने कई बार चर्चा की है और आप देखें कि कामायनी को सरलता से कैसे पढ़ा जाए उसको लेकर भी इस चैनल पे हमने चर्चा की है। तो छठा शीर्षक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लज्जा नाम का जो शीर्षक है वो छठा शीर्षक है। बाकी ईड़ा, श्रद्धा, ये सब जो मेन थे उसको हमने बताया हुआ था 369। एक मैंने सूत्र भी बताया हुआ था 369, जिसमें श्रद्धा हो गया, फिर लज्जा, फिर ईड़ा। ठीक है, आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए ये सूत्र। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कटी जब नैन की छाई, लखियो तब गगन में सारी। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, बिहारी, घनानंद, मीरा। कटी जब नैन की झाई, ठीक है, लखियों तब गगन में सारी, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कबीरदास की पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि वाही की चित चटपटी, धरत अटपटे पाई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, घनानंद, जयसी, सूरदास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ये भी है ऑप्शन ए, बिहारी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि कामायनी साहित्य के रसवादी
छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, यह कथन किसका है? तो कामायनी से रिलेटेड ये कथन पूछा गया। ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञेय, धूमिल, नागार्जुन। तो ये बात किसने कहा हुआ है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, जैसा कि मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि अज्ञेय और मुक्तिबोध कवि तो थे ही, साथ में वो आलोचक भी थे, रचनाकार आलोचक के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने कामायनी पर काफी काम किया है। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार नाम से इनकी पुस्तक है, काफी अच्छी पुस्तक। खासतौर से अगर आपको कामायनी को समझना है और जयशंकर प्रसाद को समझना है और मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि को समझना है तो ये किताब काफी अच्छी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मुक्तिबोध का मानना था कि कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई थी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है? ऑप्शन दिया गया प्रिय प्रवास, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूल गलती, अंधेरे में। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस रचना को कहा गया है, यानी किस काव्य संग्रह को कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा को आलोचकों ने माना कि स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज है, यानी कि उसको एकदम मिटाने से भी मिटने वाला नहीं। चांद का मुंह टेढ़ा है में जो भी कविताएं लिखी गई हैं एक तरीके से स्वतंत्र भारत को ध्यान में रखते हुए या फिर आजादी से मोहभंग की जो स्थिति है उसको पूरा इसमें दर्शाया गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपका अभी दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने आस्था से रिलेटेड एक रचना भी लिखी हुई है। ठीक है ना, तो वहीं से इस पंक्ति को उठा लिया गया, आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी, जटा सी कैसी। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की एक काव्य पंक्तियां हैं कि जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी, जटा सी कैसी। जटा से तुलना की गई है जीवन की जटिल समस्याओं की। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि कुछ आपके लिए नए प्रश्न रहे होंगे, कुछ पुराने प्रश्न रहे होंगे और कुछ प्रश्नों के पैटर्न आपको बदले हुए दिखाई पड़े होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।